बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। प्रोग्रामिंग फ़ंडामेंटल के आज के लेक्चर में हम अलगोरिदम और फ़्लो चार्ट के बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने अलगोरिदम और फ़्लो चार्ट को डिस्कस किया था और एक प्रॉब्लम की हमने कोडिंग की थी उसका पहले अलगोरिदम और फ़्लो चार्ट बना के। तो आज के लेक्चर में भी हम एक प्रॉब्लम लेंगे, मैथ का एक प्रॉब्लम लेके उसको पहले हम फ़्लो चार्ट और अलगोरिदम से उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद फिर हम उसकी कोडिंग करेंगे। तो हमारे पास अलगोरिदम, हम प्रोग्रामिंग के अंदर अलगोरिदम जो है वो इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास हमने जो भी प्रॉब्लम है उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है और उसका एक प्रोसीजर नेचुरल वे में बताना होता है कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो किस तरह सॉल्व होगा प्रोग्रामिंग में। और उसके बाद फिर फ़्लो चार्ट में हम उसी एल्गोरिदम को फ़्लो चार्ट की फॉर्म में बता देते हैं कि हमारे पास स्टेप बाय स्टेप जो है वो अगर ग्राफिकल उसको बताना हो तो किस तरह हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। तो आज के लेक्चर में हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो एक काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है प्रोग्रामिंग के अंदर और मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हमने उसके रूट फाइंड आउट करने होते हैं। तो हमने पहले तो ये देखना है कि अगर हम रूट फाइंड करते हैं तो हमें मैथ के अंदर किन कंडीशंस को फॉलो करना होता है। तो हम एग्जांपल जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लेंगे और उस एग्जांपल को फिर हम आगे कोडिंग की तरफ लेके आएंगे। तो हमारे पास अगर हम मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल जो हमारे पास है उसकी पावर अगर 2 हो तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एग्जांपल हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जनरल फॉर्म। तो इसमें ए हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, बी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा और सी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट होगा। तो इसके अंदर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें दो रूट इसके आते हैं। दो रूट क्यों आते हैं? क्योंकि इसका जो अगर ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो वो नॉन लीनियर ग्राफ बनेगा और नॉन लीनियर इसमें दो पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। अगर हमारे पास इसकी पावर जो है वो सिंगल हो तो वो लीनियर इक्वेशन बनेगी। लीनियर इक्वेशन एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे क्रॉस करती है। तो एक्चुअली हमने क्रॉसिंग पॉइंट जो है वो फाइंड करने होते हैं, तो वही हमारा सोल्यूशन होता है। तो इसके जो रूट्स हैं वो रियल भी हो सकते हैं, हमारे पास कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। दो टाइप के इसके मेन रूट्स होंगे। जब इसको फाइंड करेंगे तो इसके रूट हमारे पास टू टाइप्स के रूट जो हैं वो फाइंड होते हैं। या तो हमारे पास रूट इसके रियल आएंगे और या इसके रूट जो हैं वो हमारे पास कम्प्लेक्स होंगे। तो दो टाइप के हमारे पास रूट जो हैं वो आ सकते हैं। तो हमने सबसे पहला चेक ये लगाना है कि हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो अगर ज़ीरो हो जाए तो फिर हमारे पास इक्वेशन क्या होगी। सबसे पहले हम यूज़र से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट, इनकी वैल्यू यूज़र से ले लेंगे। तो हमारे पास इस प्रॉब्लम के लिए जो इनपुट होंगी वो ए, बी और सी होंगी। या हम सबसे पहले जो इसका एल्गोरिदम में स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इनपुट लेनी है। इनपुट हमारे पास क्या होंगी, ए, बी एंड सी। तो ये तीन हमारे पास इनपुट आ जाएंगी। यूज़र हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने प्रोसीजर इसका फॉलो करना है। प्रोसीजर ये है कि अगर यूज़र ए की वैल्यू ज़ीरो इंटर कर देता है, क्योंकि हमारे पास यूज़र ने ए, बी, सी तीन हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है और वो तीनों हमारे पास रियल कोई वैल्यू भी हो सकती हैं, तो ये बिलोंग टू रियल नंबर होंगी। तो रियल के अंदर हमारे पास ए जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है। अगर लेट्स सपोज ए ज़ीरो आ जाता है तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या होगी, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब है कि हम नेक्स्ट प्रोसीजर के अंदर हमने कंडीशन लगानी होगी कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, यूज़र ए जो है वो ज़ीरो हमें प्रोवाइड कर देता है, तो ज़ीरो भी बिलोंग टू रियल नंबर है, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो यहाँ से अगर हम ए को ज़ीरो करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन रिमेनिंग बनेगी वो बी एक्स प्लस सी हो जाएगी।
इफ़ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर मैं यहाँ पर ए को ज़ीरो करता हूँ, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए हमारे पास ज़ीरो आ जाता है तो ये टर्म पूरी ज़ीरो हो जाएगी, और जैसे ये पूरी टर्म ज़ीरो होगी तो हमारे पास बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से अगर एक्स हम कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस सी अपॉन बी। तो इसका मतलब है कि यहाँ इस इक्वेशन का व्हेन ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन एक्स इज़ इक्वल टू माइनस सी बाई बी, मीन हमारे पास ए की रूट आएगा। तो इस इक्वेशन का जो रूट होगा इन डैट केस रूट इज़ इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी। तो ये हमारे पास सिंगल रूट इसका एग्जिस्ट करेगा अगर हमारे पास इस इक्वेशन में ए जो है वो यूज़र ज़ीरो इंटर कर देता है तो यहाँ से ये हमारे पास इसका रूट आ गया। नेक्स्ट में ये है कि अगर अब हमने ए अगर इक्वल टू ज़ीरो ना हो, इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए इक्वल टू ज़ीरो नहीं है तो फिर डेफिनेटली हमारे पास ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगी। इसमें अगर बी ज़ीरो हो जाए तब भी ये क्वाड्रेटिक है, सी ज़ीरो हो जाए तब भी ये क्वाड्रेटिक है। उसके बाद फिर हमने इसमें एक डिस्क्रिमिनेंट टर्म होती है, वो डिस्क्रिमिनेंट टर्म हमने फाइंड आउट करनी होगी। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला देखें तो इसका एक क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है, वो भी मैथ में ड्राइव किया हुआ है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी होल स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय टू ए। तो ये एक इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर ये जो हमारे पास स्क्वेयर रूट में टर्म आ रही है, ये स्क्वेयर रूट वाली टर्म जो है ये हमें बताती है कि हमारी जो इक्वेशन है उसके रूट जो हैं वो रियल होंगे या कम्प्लेक्स होंगे। मतलब रूट जो है वो डिपेंड कर रहे हैं इस स्क्वेयर रूट वाली टर्म पे। अगर ये स्क्वेयर रूट वाली टर्म लेस देन ज़ीरो हो जाती है तो हमारे पास स्क्वेयर रूट के जो इनर टर्म है बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, तो हम इस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी को डिस्क्रिमिनेंट का नाम देते हैं। तो डी आई एस सी हम इसको कह देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। अब नेक्स्ट हमारा ये टास्क होगा कि हमने बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी को कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद फिर हम इसकी बेस के ऊपर डिसाइड करेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है उसके रूट जो हैं वो कम्प्लेक्स होंगे या रियल होंगे। तो इस पे फिर नेक्स्ट हमारे दो चेक हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो या तो लेस देन ज़ीरो होगा। अगर ये लेस देन ज़ीरो हो जाएगा तो डेफिनेटली स्क्वेयर रूट में अगर हमारे पास नेगेटिव टर्म आ जाए लाइक माइनस वन का स्क्वेयर रूट, तो ये हमें पता है कि ये ओइटा के इक्वल होता है, तो ये कम्प्लेक्स की तरफ चला जाएगा। अगर ये इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो फिर हमारे पास इस इक्वेशन का सिंगल रूट होगा। अगर ये ग्रेटर दैन ज़ीरो आ जाता है तो फिर हमारे पास रियल रूट होगा। तो यहाँ अब इसको आगे हम कंडीशन के साथ करके देखते हैं कि अगर ये कंडीशन वाइज ग्रेटर दैन और लेस दैन और इक्वल टू, ये तीनों कंडीशन हम इसको चेक कर लेते हैं कि वो किस तरह फॉलो होंगी। तो अगर मेरे पास सपोज़ ये इफ़, इसको मैं डी कह देता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारे पास आ जाता है इक्वल टू ज़ीरो, पहले हम इक्वल टू ज़ीरो के लिए ले आते हैं। तो अगर ये इक्वल टू ज़ीरो आता है तो फिर हमारे पास जो स्क्वेयर रूट में टर्म आ रही थी वो पूरी की पूरी ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास जो रूट होगा वो सिंगल होगा, तो रूट इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए, तो ये रूट आ जाएगा। तो अगर ये हमारे पास ग्रेटर दैन ज़ीरो आ जाता है, इफ़ डी ग्रेटर दैन ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो से बड़ा है तो फिर हमारे पास रूट जो है वो रियल होंगे। और रूट क्या होंगे फिर इसके? तो सो रूट इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय टू ए। अब डी इसमें क्या है? ये वाली टर्म डी है, इसको हमने डी नाम दे दिया, ठीक है। इसको अगर आप ये मिटा दें, ये डी कह दें, तो डी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है। अगर ये लेस दैन ज़ीरो आ जाता है, इफ़ डी लेस दैन ज़ीरो, अगर डी लेस दैन ज़ीरो आ जाता है तो हमारे पास रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स होंगे। और कॉम्प्लेक्स रूट फिर क्या होंगे? माइनस बी प्लस माइनस और यहाँ ओइटा स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाय टू ए। तो ये हमारे पास यहाँ पर भी ये दो रूट हैं क्योंकि ये प्लस माइनस के साथ है। पहले प्लस के साथ कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर माइनस के साथ कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी दो रूट हैं, एक प्लस के साथ कैलकुलेट होगा और एक माइनस के साथ। और प्रोग्रामिंग में फिर हम इसका जो कम्प्लेक्स रूट है उसमें रियल और उसका इमेजिनरी पार्ट अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें अगर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग से कैलकुलेट करें तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि माइनस बी अपॉन टू ए
यहाँ हम प्लस माइनस साइन लगा दें और ओएटा स्क्वायर रूट ऑफ डी ओवर 2a। तो अब यहाँ से ये प्लस के साथ एक रूट आ जाएगा, एक माइनस के साथ आ जाएगा, और ये हमारा जो ओएटा के साथ टर्म आ रही है ये सारी क्या है, ये इसका हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है और ये इसका रियल पार्ट है। तो अब इसको हम फ़्लो चार्ट की फॉर्म में देखते हैं। इसके फ़्लो चार्ट के लिए हमारे पास जो हम ये कंडीशन अभी हमने देखी थी कि सबसे पहले तो हमने यूज़र से इनपुट लेनी है। तो हम यहाँ पर इनपुट के लिए पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा कोड जो है वो स्टार्ट होगा प्रोग्राम। उसके बाद यूज़र से इनपुट ली जाएंगी। तो यूज़र से हम इनपुट लेंगे यहाँ पर और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो ये इनपुट सेक्शन हमारा आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब हमारा क्या है कि प्रोसेस है। प्रोसेस में ये हम पहले एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे, जैसे हमने अभी उसमें पहले एल्गोरिदम के अंदर देखा था कि यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन के अंदर हम ये करेंगे कि जो यूज़र से हमने लिया था इफ़ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ए की वैल्यू अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाती है तो अगर ये ट्रू हो जाए तो फिर क्या होगा, अगर ट्रू ना हो तो फिर क्या होगा। तो अगर हम पहले इसको देख लेते हैं कि अगर ये ट्रू नहीं है तब क्या होगा। नो मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो जब ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो फिर यहाँ एक हम प्रोसेस बॉक्स लगाएंगे। प्रोसेस बॉक्स क्या करेगा कि हमारे पास जो वैल्यूज़ है डिस्क्रिमिनेंट है वो कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट होगा। उसके बाद अब डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर हमने आगे फिर चेक लगाना है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो फिर क्या होगा, अगर लेस देन ज़ीरो आए तो फिर क्या होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर चेक होगा कि अगर हमारे पास, हम यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट लगा लेते हैं अगेन, कि अगर हमारे पास डी जो है वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो हम इसको नेस्टेड की फॉर्म में कर सकते हैं। अगर तो ये इक्वल येस हो जाता है, लाइक इक्वल पे ये ट्रू हो जाता है। ट्रू का मतलब है कि यहाँ हमारे पास एक रूट इसका कैलकुलेट होगा। तो यहाँ फिर रूट को डिस्प्ले करें, डिस्प्ले, और उसके बाद हमारा जो कोड है वो टर्मिनेट हो जाए। तो मैं अभी टर्मिनेशन को यहाँ पर मेंशन नहीं करता, इसके बाद डेफिनेटली इसने टर्मिनेट होना है। तो हम टर्मिनेट जो है वो इसके बाद अभी नेक्स्ट में लिख लेंगे। अभी टर्मिनेट हम नहीं करते इसको, ताकि ये है कि ये आगे हम इसको चला सकें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो नहीं है, नो के केस में अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो नहीं है तो फिर क्या होगा। फिर अगेन हम कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे। तो यहाँ मैं एक फिर कंडीशनल बॉक्स ले आता हूँ। तो इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन ज़ीरो कर लेते हैं। अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा तो डेफिनेटली अगर येस होता है तो फिर ये हमें यहाँ पर रूट जो है वो प्रिंट करवाए जाएंगे। हम यहाँ रूट प्रिंट करेंगे, डिस्प्ले, डी से डिस्प्ले मैं लिख रहा हूँ। तो ये हमने रूट डिस्प्ले करवा ली है, ठीक है। उसके बाद फिर ये डेफिनेटली टर्मिनेट हो जाएगा। अगर ये नो होता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन, ये नेस्टेड हमारे पास लूप इसमें रन हो रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम फिर अगेन एक और कंडीशनल बॉक्स लगा लेते हैं कि हमारे पास अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो आ जाता है। अब लेस देन में भी अगर येस हो जाए तो येस के केस में हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर रूट जो है वो डिस्प्ले करवा लेने हैं, रूट डिस्प्ले हो जाएंगे और उसके बाद ये टर्मिनेट। अगर ये नो होता है, अब देखें नो के केस में हमारे पास ये तीन ही कंडीशन थी। इसका मतलब है कि यहाँ उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन नहीं है। येस अगर होगा तो येस पे ये डिस्प्ले दे देगा। तो नो के केस में हमारे पास ये पहले इनमें से कोई एक फिल हो चुका होगा। इसका मतलब है कि अगर हम इसको ना भी करें तो यहाँ पर ये एल्स के साथ काम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो डेफिनेटली अगर ये दोनों ट्रू नहीं है तो ये वाली ट्रू लाजमी होगी। क्योंकि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है उसमें रिलेशन जो है वो हमारे पास तीन तरह के हो सकते हैं, या तो वो इक्वल टू ज़ीरो होगा, या लेस दैन ज़ीरो होगा, या ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। तो इन तीनों में से कोई एक पॉसिबिलिटीज़ लाजमी ट्रू होगी। अगर ये ट्रू हो जाएगी तो डेफिनेटली ये दोनों रन नहीं होंगे। अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर ये ट्रू हो जाएगा, फिर ये भी स्किप हो जाएंगे। अगर ये ट्रू है तो पहले वाले दोनों स्किप हो चुके होंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ हमने डिस्प्ले करने के बाद ये तीनों जो हैं वो टर्मिनेशन की तरफ जाएंगे।
इसमें अगर ये वाला यस हो जाता है, अगर ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो यूज़र प्रिंट कर देता है, तो इसका मतलब है कि फिर हमें यहाँ पर भी डिस्प्ले देना होगा। यहाँ हम डिस्प्ले करेंगे, रूट को डिस्प्ले करेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ स्टॉप की तरफ आ जाएंगे। तो इसको हम बेशक यहाँ पर भी आप ये कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं और देन ये हमारा कोड जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो फ़्लो चार्ट आप किसी भी तरह बना सकते हैं। फ़्लो चार्ट के अंदर जो सिंबल्स हैं उनमें आपने ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम है, इसमें हम इनपुट और आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करते हैं। अगर कहीं हमने प्रोसेस वगैरह करना है तो प्रोसेस के लिए हम ये रेक्टेंगल बॉक्स लेते हैं, डिसीजन के लिए डायमंड शेप यूज़ होती है। तो आप मतलब इसको जिस प्रोसेस से भी आपने जो कोडिंग किस तरह करनी है उसका एल्गोरिदम जैसे डिज़ाइन किया है फ़्लो चार्ट के अंदर, हम वही चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। इसमें यह है कि आप की अपनी एक लॉजिक है, आप मतलब आपने प्रोसेस जो है वो वही वाला यूज़ करना है कि आपका क्वेश्चन जो है वो या प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। लेकिन यह है कि मे बी कोई कंडीशन पहले लगा ले, कोई कंडीशन बाद में लगा ले, तो इसमें हमारे पास ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो अभी हम ये हमारा एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट हो गया। अब नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम इसकी अभी कोडिंग करते हैं। यह था क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन रूट फाइंडिंग का। तो अभी हम उसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल जो है वो सोर्स फाइल जनरेट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको जो भी लिखा जाए वो क्लियरली नज़र आ जाए। तो सबसे पहले हम इन हैश फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं, हेडर फाइल। तो इसके लिए हमने स्क्वायर रूट भी फाइंड करना होगा, तो उसके लिए math.h फाइल हम साथ इसमें इंक्लूड करेंगे। बाकी इनपुट आउटपुट के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड आईओ जो है वो यूज़ होती है। math.h हमने नई फाइल जो इसमें इंक्लूड करनी है आज। तो अब हम मेन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मुझे अभी यूज़र से जो कोफिशिएंट लेने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो एक तो एक्स स्क्वायर के लिए है, दूसरा एक्स के लिए है और कांस्टेंट सी है। और इसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करना होगा, उसके लिए हम वेरिएबल डी डिक्लेयर कर लेंगे। और इसी तरह जब हमने कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ जाता है तो उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग फाइंड करना है, तो उसके लिए आर और आई। तो यहाँ पर हम सारे जो हैं वो फ्लोट में ही डिक्लेयर कर लेते हैं। एक तो ए हमारे पास आ जाएगा, बी और सी। इसी तरह डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम डी रख लेते हैं और रियल पार्ट के लिए हम आर रख लेते हैं और इमेजिनरी के लिए आई रख लेते हैं। तो ये भी हमने रूट जो हमने वेरिएबल इसमें यूज़ करने थे वो हमने डिक्लेयर कर लिए हैं। इसमें ए बी सी जो हैं वो तो यूज़र से हम इनपुट लेंगे, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट हैं। और डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमने डी डिक्लेयर कर दिया है और रियल और इमेजिनरी पार्ट के लिए आर एंड आई डिक्लेयर कर दिया है। अब हम सबसे पहले यूज़र से वैल्यू जो है वो पिक कर लेते हैं। तो प्रिंट एफ के थ्रू हम यूज़र से वैल्यू ले लेंगे। तो यूज़र को हम साथ बताएंगे भी कि वो क्या वैल्यू इंटर करे। तो सबसे पहले इंटर वैल्यू ऑफ ए, बेशक आप वैल्यू ऑफ ए बी सी कह दें या इंटर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपकी मर्जी है। इंटर वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, और यहाँ पर अब हम इसमें यूज़र से स्कैन एफ के थ्रू वैल्यूज हैं वो ले लेंगे। तो इसमें हमने पहले इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई करना है। तो फॉर्मेट हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट है, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट मैंने डिक्लेयर कर दिया। और इसके एड्रेस के ऊपर अब हम ए के अंदर वैल्यू यूज़र से ले लेंगे। और इसी तरह अब प्रिंट एफ इंटर वैल्यू ऑफ बी, तो बी वैल्यू जो है वो भी हम यूज़र से ले लेंगे। स्कैन एफ के थ्रू इसमें फॉर्मेट स्पेसिफाई करेंगे। पहले
फॉर्मेट इसका फ्लोटिंग पॉइंट है तो उसके लिए एफ आ जाएगा और बी के अंदर हम ये वैल्यू स्टोर करवा लेंगे। इसी तरह हम कांस्टेंट सी जो है वो भी यूज़र से ले लेंगे, उसके लिए प्रिंट एफ और यहाँ इंटर वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी। तो अब यहाँ पर यूज़र से हम सी की वैल्यू जो है वो भी स्कैन एफ के थ्रू यूज़र से सी की वैल्यू भी ले लेंगे। तो उसका भी हम यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफाई करेंगे और इसको वेरिएबल सी के अंदर वैल्यू को स्टोर करवा लेंगे। तो ये हमने अब तीनों वैल्यू यूज़र से ले ली हैं। उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको फ्लो चार्ट एल्गोरिथम में भी बताया था कि हमने यूज़र से वैल्यू ए बी सी लेने के बाद फिर चेक करना है कि यूज़र ने जो वैल्यू इंटर की है उसमें जो ए है वो ज़ीरो तो नहीं है। अगर ए ज़ीरो आ जाता है तो हमने ये देखा था कि हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, लीनियर इक्वेशन आ जाएगी और उसका जो रूट है फिर माइनस हमारे पास सी ओवर बी जो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हम पहली कंडीशन यूज़ करेंगे इफ़ ए इक्वल टू ज़ीरो। अगर ए इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो फिर क्या होगा, फिर हम प्रिंट एफ यहाँ पर इसका रूट्स बता देंगे, रूट इक्वल टू। तो डेफिनेटली ये वैल्यू जो है वो हमारे पास इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों में हो सकती है, तो हम यहाँ पर इसको फ्लोटिंग पॉइंट में ही डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ आप इसको पहले कैलकुलेट करके भी प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट के अंदर डायरेक्ट हम उसको एक्सप्रेशन को भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो रूट है वो उसकी वैल्यू जो है वो माइनस सी अपॉन, अगर देखें ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो था। अगर ए ज़ीरो हो जाता है तो ई एक्स स्क्र वाली पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी और बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। सी को अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, सो माइनस सी डिवाइडेड बाय बी। तो ये हमारे पास इसका रूट यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो अभी हम इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले हम यहाँ पर इतना ही रन करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो सबसे पहले इसको हम रन कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू जो है वो इंटर करके इसको चेक कर लेते हैं। तो मैं इसको रूट के नाम से सेव कर लेता हूँ। तो रूट ए बी सी, तो अब यहाँ पर इसको हम सी इसकी एक्सटेंशन दे देते हैं। ये मैंने इसको अब रन कर दिया है, ये देखें ये ज़ीरो एरर और ज़ीरो वार्निंग है। और यहाँ से अब ये यूज़र से वैल्यू जो है वो मांग रहा है, इंटर वैल्यू ऑफ ए। अब ए यहाँ पर मैं ज़ीरो दे देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये आगे प्रिंट करता ही नहीं। और बी जो है वो लाइक हम बी को 5 दे देते हैं और सी को 10। तो अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो ये देखें -2 इसका रूट उसने फाइंड कर दिया। और अगर मैं ए ज़ीरो नहीं करता तो फिर ये कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। लाइक मैं इसको अब इसके अलावा कोई वैल्यू चेक कर लेता हूँ। मैं ए की वैल्यू जो है वो ज़ीरो के अलावा कुछ दे देता हूँ, लाइक 5 और 2 और इसी तरह नेक्स्ट को 2 कर लेते हैं और इसे नेक्स्ट को हम लाइक C0 कर लेते हैं। अब देखें इसने कोई वैल्यू प्रिंट नहीं की, इसका मतलब है कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। अब उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर ज़ीरो आ जाए तो ये प्रिंट कर दे, अगर ज़ीरो ना आए लाइक एल्स पार्ट हम इसका कर लेते हैं। अगर ज़ीरो नहीं आता तो इसके बाद फिर क्या करें, फिर हम यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ करते हैं कि अगर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो ये जो हम ब्रैकेट में जो डाटा लिखेंगे, जो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, अब ये एल्स के केस में ये रन होंगी। तो इसमें अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले तो डी कैलकुलेट करना है। तो डी क्या था हमारे पास, डी इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac। तो बी स्क्र है तो बी को हम डबल स्टैरिक के साथ बी लिख लेते हैं -4ac। तो यहाँ पर मैंने अब बी स्क्र माइनस 4ac जो है वो लिख दिया है। तो अभी हम नेक्स्ट इस पे हमने डी पे कंडीशन लगानी है। तो हम सबसे पहले डी पे ये कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ डी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इफ़ डी इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर डी ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो डी ज़ीरो के इक्वल आने के केस में हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर प्रिंट करना है
अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तो अंडर रूट वाला पार्ट जो है वो इसमें से ख़त्म हो जाएगा, -b डिवाइडेड बाय 2a, तो ये हमारे पास रूट आ जाएगा। रूट इक्वल टू, अब यहाँ पर इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई करेंगे जो कि f है, क्योंकि इसका फ्लोटिंग पॉइंट ही होगा। तो यहाँ पर -b अपॉन 2 स्टेरिक a, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2 स्टेरिक a। तो अब यहाँ पर हमारे पास इसका जो रूट है वो कैलकुलेट हो जाएगा इफ d इज इक्वल टू 0। अगर d 0 नहीं होता तो डेफिनेटली d लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। तो पहले हम d ग्रेटर देन 0 के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी एल्स हम यूज करेंगे, एल्स इफ अगर हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट आएंगे तो हम उनको ब्लॉक की फॉर्म में लिखेंगे। d ग्रेटर देन 0 अगर हो, d ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसके दो रूट एग्जिस्ट करेंगे, रूट 1 एंड रूट 2। तो फिर हम डेफिनेटली इसको भी डबल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट जो है वो एक से ज़्यादा हो गई हैं। तो यहाँ पर हमने इसको ब्रैकेट के अंदर मेंशन करना है। तो पहले हम प्रिंट f रूट 1 कर लेते हैं, रूट 1 इक्वल टू, यहाँ पर अब इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई करेंगे। तो रूट 1 हमारे पास इसका भी फॉर्मेट डेफिनेटली फ्लोटिंग पॉइंट ही है। तो इसको हम यहाँ पर, अब इसका पूरा फार्मूला जो है वो हम इधर प्लस के साथ लिख देंगे। तो -b मैं यहाँ छोटी ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिखूंगा, -b, और उसके बाद पहला मैं प्लस के साथ लिख लेता हूँ b स्क्वायर -b प्लस उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर रूट यूज करेंगे, स्क्वायर रूट के SQRT यूज करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ। अब स्क्वायर रूट ऑफ हमने किसका लेना है, d का। तो यहाँ -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d, और उसके बाद फिर ये डिवाइडेड बाय 2a। तो 2a को भी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि हमें जो प्रोसेस है वो जैसे हम चाहते हैं वैसे ही हो। तो अब ये देखें, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला था वो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ हमने प्लस के साथ एक रूट लिख लिया है। इसी तरह अब दूसरा रूट जो है वो हम माइनस के साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पर इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब मैं इसी को प्रिंट कॉपी कर लेता हूँ सेकंड रूट के लिए। तो यहाँ हम इसको पेस्ट करते हैं। अब ये सेकंड रूट है, इसको हम रूट 2 कह देते हैं। रूट हमारे पास ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन भी बता देते हैं, और यहाँ पर अब नेगेटिव साइन के साथ सेकंड रूट कैलकुलेट होके आंसर आ जाएगा। तो ये उस वक्त रन होगा जब हमारे पास d जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। इसके बाद हमने फिर एल्स इफ अगर लेस देन 0 हो जाए, इफ d लेस देन 0, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आती है देन क्या होगा, लेस देन 0 होगी तो हमें इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग करना होगा। तो यहाँ हम रियल पार्ट के लिए r जो है वो वेरिएबल लेते हैं। तो r इज इक्वल टू -b अपॉन 2a माइनस b डिवाइडेड बाय 2 स्टेरिक a। और इसी तरह अब उसके बाद नेक्स्ट हम इमेजिनरी के लिए i हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था। तो इसका मतलब है कि जो रियल पार्ट हमारे पास आएगा वो -b अपॉन 2a आएगा, और दूसरा जो है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में आएगा। तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट d का ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ d, और इसी को हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अब स्क्वायर रूट ऑफ d में हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाएंगे ताकि ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो जाए, और डिवाइडेड बाय 2a, 2 स्टेरिक a, इसको भी मैं ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ, स्टेरिक a। अब ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, नेक्स्ट में रूट जो प्रिंट करवाना है, प्रिंट। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास स्टेटमेंट इफ़ कंडीशन की अगर लेस देन होता है तो तभी ये सारी रन होनी चाहिए। तो मैं यहाँ इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। अब ये मैं सब कुछ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ताकि d जब लेस देन 0 हो तो तब ये वाला पार्ट जो है हमारे पास, ये इतना पार्ट जो है वो d लेस देन के केस में रन हो। अभी इसमें प्रिंट f हमने करना है। तो प्रिंट f, अब इसमें हम रूट जो है वो डिक्लेयर करेंगे। तो रूट 1, इसमें भी हमारे पास दो रूट डेफिनेटली आएंगे। रूट 1 इज इक्वल टू
अब रूट 1 इक्वल टू में हम यहाँ पर रूट को खुद से कम्प्लेक्स और रियल इमेजिनरी और रियल पार्ट जो है वो उस फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम रियल पार्ट लिखते होते हैं, तो हम यहाँ पर इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई करेंगे, वो भी एफ आ जाएगा, और उसके बाद इसके दरमियान में हम प्लस साइन लगा देंगे, प्लस उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले आए, और उसके बाद फिर उसके साथ ऑयटा साइन आ जाए, तो आई का साइन आ जाएगा, और यहाँ पर इसके साथ ही हम एक एन लाइन जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। और यहाँ पर अब रूट जो है हम लिख देते हैं। तो पहले नंबर पे हमने आर लिखना है क्योंकि आर की वैल्यू हमें डिस्प्ले में देनी है, और दूसरे नंबर पे हमने आई की वैल्यू डिस्प्ले पे देनी है, और इसको हम क्लोज कर देंगे। अब यही मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसी को कॉपी करके हम इसे नेक्स्ट में पेस्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर जो सेकंड रूट है उसमें हमने ये नेगेटिव साइन लगाना है, क्योंकि प्लस माइनस के साथ हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है वो रन होती हैं। तो अब इसको हम रन करते हैं और डिफरेंट वैल्यू के लिए इसे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें वैल्यू जो है वो अपनी मर्जी से कोई वैल्यू दे देता हूँ जिसमें मेरे पास रियल रूट ही आए। तो हम यहाँ पर लाइक ए की वैल्यू 1 दे देते हैं, और इसको हम 10 रख लेते हैं, और इसको 24 रख लेते हैं सी को। अब देखें इसका एक रूट हमारे पास -4 आया, दूसरा -6 आया, दो इसके रूट थे, ये दोनों रूट उसने प्रिंट कर दिए। तो इसी तरह अब हम कोई और इस पे वैल्यू ले लेते हैं रैंडम सी, ताकि हमें पता चल जाए कि उस पर ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो लाइक मैं 3 ले लेता हूँ, और इसमें अब देखें b² -4 AC आना है। तो अगर मैं b की वैल्यू को कम रखता हूँ तो ये रूट जो है वो मेरे पास कम्प्लेक्स होना चाहिए। अब b की वैल्यू 1 रख देता हूँ, तो b² मतलब 1² 1 हो जाएगा, -4 A 3 है, तो c की वैल्यू हम बड़ी रख लेते हैं, c की वैल्यू लाइक हम 4 रख लेते हैं। तो अब मेरे पास इसके रूट जो है वो कम्प्लेक्स बनेंगे। अब ये देखें, ये आपके सामने कम्प्लेक्स रूट उसने निकाल के दे दिए। तो ये कम्प्लेक्स रूट में उसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, इसी तरह एक में प्लस आएगा, एक में माइनस है, तो ये दोनों रियल और इमेजिनरी के साथ आ गए। इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें, मैंने ए की वैल्यू इसमें इंटर की थी 3, बी की वैल्यू 1 इंटर की थी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो b² -4 AC होता है। तो b की वैल्यू अगर इसमें 1 होगी तो 1 -4 AC आएगा, तो नेगेटिव वाली वैल्यू उसके रूट में बढ़ जाएगी। जब नेगेटिव वाली वैल्यू बढ़ेगी तो डेफिनेटली नेगेटिव आंसर आएगा इसका, लाइक 1 माइनस अगर मेरे पास 1 से ग्रेटर आता है तो उसका आंसर नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर ही जनरेट करेगा। तो यहाँ से हमने ये रूट इसके दो कम्प्लेक्स की फॉर्म में निकाली। यहाँ मैंने 1 1 लिख दिया, इसको भी हम 2 चेंज कर लेते हैं। यहाँ हम 2 चेंज करेंगे तो ये 2 ही आएगा। अब इसी तरह रियल के लिए हम कर लेते हैं। तो रियल के लिए मुझे यहाँ पर वैल्यू b की वैल्यू बड़ी रखनी है, तो a की वैल्यू मैं 1 रख लेता हूँ लाइक, और b की वैल्यू मैं रखता हूँ 5। 5 का मतलब है कि b² 25 हो जाएगा, और -4 AC, a 1 है तो 4 × 4 to 8, तो मैं c की वैल्यू अगर 2 रख दूं तो मेरे पास रियल रूट आने चाहिए। तो अब ये देखें, ये दोनों रियल रूट इसके आगे हैं, इसमें कम्प्लेक्स पार्ट नहीं है। तो स्टूडेंट इस तरह आप अगर कोई भी प्रॉब्लम करना चाहें तो मैथ का हम कोई प्रॉब्लम भी प्रोग्रामिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपको जस्ट प्रोसीजर पता होना चाहिए, और आप कोडिंग के अंदर भी वही चीज़ें खुद से बता रहे होते हैं। तो हम देखें, ये डिस्क्रिमिनेंट जब <0 होता है तो उसके लिए हमने ये कोड फ्रेगमेंट रन किया है, तो व्हेन d <0। इसी तरह अगर हम इससे ऊपर देखें तो जब d की वैल्यू <0 आती है तो हमने ये वाला पार्ट रन करवाया है इस सेल से पहले, तो जब d की वैल्यू <0 आती है। और अगर d एग्जैक्टली इक्वल टू 0 आ जाए तो उस वक्त हमने ये वाली एक स्टेटमेंट ये रन करवाई है। अगर आप इसको देखें तो ये स्टेटमेंट ये हमने रन करवाई है। तो इसी तरह अगर a इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो फिर हमने ये स्टेटमेंट रन करवाई है। तो इसी तरह आप कोडिंग के अंदर अब डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हमने चलना होता है, जिससे आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि एल्गोरिदम में हम एक फॉर्मल वे में अपना जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसको बताते हैं कि हम किस किस स्टेप के थ्रू अपने सोल्यूशन पे अप्रोच करेंगे। और फ्लो चार्ट में भी हम उसका फ्लो डिक्लेयर कर देते हैं, और प्रोग्रामिंग में भी हमने इसी प्रोसीजर को लेके चलना होता है कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए, उसके बाद फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फिर कंडीशन कहाँ पर पुट करेंगे,
और कंडीशन के अगेंस्ट हमने कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं उनको रन करवाना है। तो इस तरह आप कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को पहले अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करके हम उसको इसमें ला सकते हैं। तो इसके लिए हमें एल्गोरिदम और ये जो अल्गो किसी भी कोड का लिखना, किसी प्रॉब्लम का लिखना या फ्लो चार्ट, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर प्रोसीजर का पता होगा देन ही आप उस प्रॉब्लम की कोडिंग कर सकेंगे। जज़ाकल्लाह।